हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गंवार देवरानी। आज मोनिका 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। मोनिका की देवरानी वंदना ने अपने हाथों से मोनिका के लिए टिफ़िन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफ़िन। और मोनिका के करीब पहुंची तो मोनिका उसे गले लगा लिया। मोनिका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसकी मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव में माया नगरी मुंबई के पॉश इलाके में बहू बनकर आने वाली वंदना के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो मोनिका पीछे हटते हुए बोली, ओह यह किस ज़माने में जी रही है गंवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? यह हाईटेक युग है। हाय हेलो और हक करने का ज़माना है। लगता है यह लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो वंदना, अजीत ने हंसते हुए कहा। वंदना आगे बढ़ी तो मोनिका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूँगी। वंदना दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी मोनिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली मोनिका को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। मोनिका ने अपने देवर अजीत की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी लवलीना से कराने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु अजीत ने उसकी एक न सुनी थी। लवलीना मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीक होती थी। फैशन शो के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। लवलीना का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। मोनिका कटी पार्टियों, शॉपिंग व पिकनिक की ज़बरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई मॉडल लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब अजीत ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो मोनिका के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जलभुन कर गई। अजीत मेडिकल का छात्रा था। जब वह MBBS के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र सुमित के विवाह में शरीक होने उसके गांव गया था। वह पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की टहलियों में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अभिजीत को पहली नज़र में ही इस गांव से प्यार हो गया था। वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुका था। अपने दोस्त के विवाह में ही अजीत ने वंदना को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने वंदना को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने अजीत की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने वंदना का चेहरा ही घूमता रहा। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप वंदना थी। सुमित के विवाह के बाद अजीत ने वंदना के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसके प्रवीण के पिता शिवशंकर प्रसाद से के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा वंदना पंडित राम प्रसाद की ज्येष्ठ कन्या है। वे सेनावृत्त अध्यापक हैं। जो 2 वर्ष पहले ही सेनावृत्त हुए। घर की गरीबी के कारण वंदना ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। वह बहुत अच्छा गाती थी। प्रवीण के विवाह में संगीत संध्या में तुमने वंदना के गीत सुने होंगे। अजीत, एक बार मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि वंदना के विवाह की चिंता राम प्रसाद की नींद हराम कर दी है। उनकी बिरादरी के कई लोग वंदना को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। वंदना से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं पंडित जी को। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ ही टूट गई। शिवशंकर प्रसाद ने अजीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे अजीत, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी 2 बेटियां सुंदर, सुशील और संस्कारिक हैं। अगर वंदना तुम्हें पसंद है और उसे अपनी जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। शिवशंकर प्रसाद की बातों से अजीत के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था।
शिवशंकर ने अल्प विराम के बाद कहा, बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार ज़रूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ ले आना। ज़रूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से ज़रूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, वंदना तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है। वंदना का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांक कर तल को देखा जा सकता है। अंकल, सुमित के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी है। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहे तो वंदना के पापा से बात कर सकते हैं। अजीत उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, शिवशंकर ने कहा। अजीत ने मुंबई पहुँचकर अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बातें की तो मोनिका भाभी क्रोधित हो गई। उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा, अरे अजीत, मैंने तो लवलीना से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई में जैसे शहर में गांव की अशिक्षित और गंवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे लवलीना पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि लवलीना हाई फाई। अजीत मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था, मगर मोनिका ने अजीत की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है लवलीना में? दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए मोनिका के मुंह फूल कर बैठ से चली गई। और भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना। तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? अजीत के बड़े भाई रोहन ने मोनिका के समझाते हुए कहा। लेकिन जब तक मोनिका अपने कमरे में जा चुकी थी। 2 ही दिन बाद अजीत अपने माता पिता को लेकर वंदना के गांव पहुंच गया। वंदना सभी को पसंद आ गई। अजीत की मम्मी ने तो वंदना के हाथ में शगुन भी दे दिया। चट मंगनी पट विवाह हो गया। मोनिका की नाराज़गी के बावजूद वंदना इस घर की बहू बन गई। वंदना को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी मोनिका की नाराज़गी का शिकार होना पड़ा। वह बात बात पर वंदना पर ताने कसती थी, लेकिन वंदना ने मानो विनम्रता का चोगा पहन लिया हो। वह मोनिका के तानों पर चुप तक न करती, चुपचाप सहन करती रही। वंदना जानती थी कि शब्दों से शब्द बढ़ता है, सो उसके लिए इस वक्त खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सर्वदा एक समान नहीं होता है, यह परिवर्तनशील। एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था। मोनिका एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वह हमेशा अपना टिफ़िन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी पे बैठ चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। वंदना से मोनिका इस कदर नाराज़ थी कि वह उससे के हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। मोनिका के बैंक जाने के बाद ही वंदना का किचन में प्रवेश होता था। वंदना के सास ससुर मोनिका के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोश ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्दी ही दस्तक देने वाली थी। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने मोनिका की स्कूटी से पीछे से जोर से टक्कर मार दी। मोनिका ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं हाथ पर गहरी चोट आई थी। किसी भले व्यक्ति ने अपने कार से मोनिका का नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फ़ोन आते ही अजीत और वंदना तुरंत अस्पताल पहुंचे। मोनिका के पति रोहन ऑफिस के काम से भोपाल गए हुए थे। अजीत ने देखा कि मोनिका आईसीयू में, डॉक्टर ने बताया है कि वह अभी बेहोश की अवस्था में है। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सिर में कोई चोट नहीं आई, मगर वह घबराकर बेहोश हो गई हैं। उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। कुछ ही देर में मोनिका को होश आ गया। डॉक्टर ने अजीत को इशारे से अंदर बुलाया। अजीत ने मोनिका को बताया कि वे बिल्कुल न घबराएं, उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है, सिर में कहीं चोट नहीं आई है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देख लिया। अजीत को बताया कि मोनिका के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है, उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रखना पड़ेगा। अजीत ने फ़ोन द्वारा रोहन को घटना की जानकारी दे दी। करीब 2 सप्ताह के बाद मोनिका को अस्पताल से छुट्टी मिली।
अजीत और वंदना के साथ मोनिका घर पर आई। घर के दरवाजे पर मोनिका को रोककर वंदना ने कहा, भाभी अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर प्लास्टर चढ़ा है, सो आपको अब आराम की सख्त ज़रूरत है। अब से आप मुझे कोई भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी, ऐसा मुझे वादा करो, तभी आपको घर के अंदर आने दूंगी। यह कहते हुए साथ ही वंदना बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। मोनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वंदना को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रूडे कंठ से बोली, वंदना मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो अपनी भी कोई नहीं करेगा। वंदना, तुम्हें इस घर में आए अभी 7 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुवाणी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे अजीत की पसंद पर गर्व है। वंदना, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है मगर असंस्कारिक नहीं। वंदना प्लीज़ पहले तुम मुझे माफ़ कर दो तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता ही है। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफ़ी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, यह तो आपका विनय है भाभी। कहते हुए वंदना ने अपनी जेठानी के बाहों भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉग खत्म हो गई हो तो हम अंदर चलें क्या? मुझे और अजीत को जोर से भूख लगी है। आप सब भीतर आइए, भाभी को अपने कमरे में बैठाकर आप सभी को के लिए नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए वंदना ने अपने दोनों हाथ से मोनिका की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उनने कस कर पकड़ लिया और धीरे धीरे वंदना का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ो न, आपने कब से इसे कस कर पकड़ रखा है। आपका बैंक जाने में देर हो रही है। वंदना ने कहा, ओह सॉरी वंदना, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए मोनिका ने वंदना के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति रोहन के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर